गलत है। दिल्ली मुंबई में ऐसा नुकसान हुआ है, हैदराबाद में यह नुकसान हुआ, बेंगलोर में यह नुकसान हुआ है, प्लीज हेल्प अस। 2 बुकलेट हम यूपीए गवर्नमेंट में पहुंचा चुके थे। उसके बाद कोर्ट का सिस्टम आया और आप ये देखिए कि जितने वकीलों से मिले हम, सब वकीलों ने कहा गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ कोई कोर्ट स्टे नहीं देगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज को कोई रोकेगा नहीं, ये गवर्नमेंट भारत सरकार की पॉलिसीज है, बेकार है। लेकिन ये सिंधानंद साहब गए चेन्नई में और एक वकील साहब के साथ बैठे, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से मिले। उनसे मिलने के बाद वकील वो थे, फीस वो लेते थे 1 लाख रुपए एक हियरिंग के, लेकिन सारी गाइडेंस सिंधानंद साहब देते थे। और ये पहला मौका था कि चेन्नई हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया हमारे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और यूपीए गवर्नमेंट को नहीं करने दिया। ये हमारी पहली जीत थी। और कंबाइंड जीत देखिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि सीताराम साहब जिसके प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी की जीत ऑटोमेटिक होती है, रोक दिया उन्होंने, यूपीए गवर्नमेंट निकल गई। हैदराबाद में आए मोदी साहब, सिंधानंद साहब उनसे मिले, वो बताएंगे उनकी बातें, लेकिन मैं आगे बताता हूं। फिर आ गई हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट के आने से पहले मैं मिले थे सारे के सारे सुषमा स्वराज से, प्रॉमिस किया भाई नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह से नहीं करेंगे, आपके राजीव प्रताप रूडी से नहीं करेंगे प्राइवेट, और एक हमारे प्रसाद है, पूरा नाम मैं जानते नहीं क्या है उनका, जो अभी सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं बिहार के, रविशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई प्राइवेट, सभी से मिले। और जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो हमने सोचा कि अब तो प्राइवेट नहीं होंगे। हमारा इलेक्शन भी जब तक हो चुका था 2013 का, हम दोबारा रिकॉग्नाइज होके आ चुके थे, जैसे मैंने बताया 168 वोट से। उन 168 वोट की जीत में वैसे अहमदाबाद का बड़ा हाथ था, इसलिए अहमदाबाद को मैं फिर दोबारा धन्यवाद किया था, यहाँ के लोगों ने बहुत वोट दिए थे हमें। खैर, जब मंत्रिमंडल बना और गजपति राजू हमारे मंत्री बने, उसी टाइम हम प्रॉब्लम में आ गए थे कि अब फिर प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि गजपति राजू थे आंध्र प्रदेश के सीएम के आदमी, चंद्रबाबू नायडू के आदमी, और चंद्रबाबू नायडू वो आदमी, वो पार्टी है जिसके प्रोमोटर हैं जीवीके और जीएमआर। वो जीएमआर में शेयर हमारे कांग्रेस वालों का भी है और वो जीएमआर के अंदर शेयर हमारे चंद्रबाबू नायडू का भी है और जीवीके में भी उसका है। और 2 एयरपोर्ट हैं, जीएमआर के हैदराबाद एयरपोर्ट और दिल्ली है, और जीवीके का बॉम्बे और बेंगलुरु है। और उन्होंने गजपति राजू साहब के साथ फिर प्राइवेटाइजेशन सिस्टम शुरू करा दिया। इस बार 6 की बजाय 4 पे आ गए, लेकिन हमने वही सिस्टम रखा। चेन्नई हाई कोर्ट में हम थे, लेकिन रेफरेंडम के बाद, इलेक्शन के बाद जब मोदी साहब आए तो हमारा स्टे हट गया, हमारी जो अपील थी वो खारिज हो गई, और जो रिट थी हट गई वो। हम डबल बेंच में वहां पे गए, तो ये तो था कोर्ट का। हाँ, दोबारा बता दूं मैं, ये सिस्टम हमने 6-7 में गया था कि हम पॉलिटिकली जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनली जाएंगे, लेबर्स के पास जाएंगे और बाकी जितने भी एजुटेशन पास है सारे अपनाएंगे। तो दोबारा मैं 800 एमपीज के पास गए, नए एमपीज के पास 2 बार फिर हम गए, और दोनों बार कम से कम 100 मेंबर पार्लियामेंट ने हमारे मंत्री को लिखा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। 200 एमपीज के लेटर की कॉपी मेरे पास रखी हुई है, इतना पॉलिटिकल प्रेशर हमने उस पर डलवा दिया था। फिर आई हमारी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, जो पहले थी सीताराम येचुरी साहब की, उसने लिखा प्राइवेटाइजेशन गलत है, नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं मानी थी। उसके बाद इलेक्शन के बाद नई कमेटी बनी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे मिस्टर केडी सिंह, ये तृणमूल कांग्रेस के थे, और इस टाइम तक हम एक ज्वाइंट फॉर्म भी बना चुके थे। ज्वाइंट फॉर्म में हमारे चेयरमैन बन चुके थे स्वागत राय साहब, मेंबर पार्लियामेंट, और यहां पे स्वागत राय साहब को आज हमने नहीं बुलवाया है। मैंने अभी देखा अपने दाऊद समा साहब ने उनका एक पोस्टर बनाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर स्वागत राय जी भी थे, जो हमारे प्राइवेटाइजेशन रुकवाने में थे, हमारे जो चेयरमैन थे वो टीएमसी के थे। और मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला ऐसा आदमी देखा है मैंने जो पॉलिटिकल आदमी होते हुए भी पक्का ईमानदार है, जो लड़ता है तो बोलता है लड़ता हूं मैं। वही एक आदमी था जो लोकसभा में हमारे केस को पूरी स्ट्रांगली उठाया था, और उसी के प्रयास थे जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था यूनानिमस, कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा ये प्रस्ताव पास करती कि कलकत्ता एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, और हम इसके खिलाफ है, और वो प्रधानमंत्री को गया था।
तो कोर्ट में गए हम, चेन्नई हाई कोर्ट में फेल होते से दिल्ली में गया मैं, आपके अहमदाबाद के लिए लगाया, कलकत्ता के लिए लगाया, जयपुर के लिए लगाया, तीनों के लिए कोर्ट केस लगा दिया। आपका चीफ लेबर कमिश्नर के पास पहुंचे और मंत्रालय को पहले क्या करते थे, वो अथॉरिटी को भेज देते थे। अथॉरिटी को भेजने के बाद मैंने बोला मंत्री को, जो चीफ लेबर कमिश्नर थे, उनको कहा कि साहब ये जो हमारे अथॉरिटी के लोग आते हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है, हम तो बहुत बोलते हैं, तो बोल भी नहीं सकते, असली काम कौन कर रहा, मिनिस्ट्री कर ली, उनको बुला लीजिए। और इतना बदतमीज में कभी नहीं हुआ था जितना उस दिन चीफ लेबर कमिश्नर के सामने हुआ। और वो चीफ लेबर कमिश्नर उस एडिशनल थे, वो अंडर सेक्रेटरी लेबर के थे और एडिशनल चार्ज था। मतलब वहां उस माहौल में जो जोर से आवाज भी नहीं कर सके, उस दिन मिनिस्ट्री को मैंने 2 टूक सुनाई थी, अच्छी बदतमीज से सुनाई थी। मैंने उनको कहा था कि भाई आप मेरे एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि एयरपोर्ट आपके हैं और चीफ लेबर कमिश्नर भी ये कहते हैं कि मिस्टर जनरल सेक्रेटरी आप अपने एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि एयरपोर्ट प्राइवेट हो या सरकार, मतलब सरकारी रहे, आप उनके हित की बात करो। तो मैंने उनसे पूछा था भाई आपने दिल्ली बॉम्बे के लिए क्या किया, उसने बोला हमने नौकरी से नहीं निकाला। मैंने कहा नहीं, आपने केशोद कांडला भेजना नौकरी से निकालने से बदतर है। आप मेरे को यह बता दीजिए कलकत्ता चेन्नई के लिए क्या कर रहे हैं, क्या अहमदाबाद के लिए करेंगे। तो उसने क्या बताया, वो हम बातचीत करेंगे। तो मैंने बताया था मिस्टर हम भेड़ बकरी नहीं है, आप हमारे साथ भेड़ बकरियों वाला व्यवहार नहीं करेंगे, सौदेबाजी नहीं करेंगे। अगर मेरे सारे एम्प्लॉयज को आपने नहीं लिया तो मैं एयरपोर्ट को ब्लॉक करूंगा।